हाय फ्रेंड्स, इट्स मी विकास दास सर, आपका साइंस फैकल्टी। तो लास्ट लेक्चर में हमने फोटोसिंथेसिस के बारे में खत्म कर दिया था। आप जाके चेकआउट कर सकते हो मेरी लास्ट वीडियो। इस लेक्चर में हम डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमंस के बारे में पढ़ेंगे, जो हिटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अगला वाला पार्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट हिटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि हिटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में जो ऑर्गेनिज्म होता है वो किसी दूसरे पे डिपेंड होता है अपने फूड के लिए। और मैंने होलोजोइक में स्पेसिफिकली बोला था कि वो ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, फूड तोड़ने की प्रक्रिया या फूड तोड़ने का मैकेनिज्म जिनकी बॉडी में अवेलेबल है, वो शो करते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमंस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये डायग्राम मैंने कुछ पहले से बना के रखी है, ये कुछ मैंने पार्ट्स एक्सप्लेन किया। अभी थोड़ा सा बहुत ज्यादा आपको मेसी लग रहा होगा, पर मैं बहुत इजीली आपको एक एक पार्ट समझाऊंगा, ध्यान से समझिएगा। स्टार्ट किया मैंने ये ह्यूमन बॉडी से। ह्यूमन बॉडी का मैंने ये बनाया है माउथ वाला चेम्बर। ठीक है फ्रेंड्स, ये माउथ है। माउथ के अंदर जो मैंने कैविटी बनाई है, जो हमारा माउथ के अंदर का हिस्सा होता है, उसको बोलते हैं बक्कल कैविटी। ठीक है दोस्तों, जब हम फूड खाते हैं दोस्तों, फूड जब हम च्यू करते हैं तो वो बक्कल कैविटी में एक एंजाइम होता है जिसका नाम है सैलिवरी अमाइलेज। हमारे सलाइवा में एंजाइम होता है सैलिवरी अमाइलेज। इसका काम है कि जो फूड में जो भी कार्बोहाइड्रेट्स के मॉलिक्यूल होंगे, जो भी स्टार्च होगा वो किसमें टूटेगा? शुगर में। जो भी स्टार्च होगा वो किसमें टूटेगा? शुगर में। शुगर में या ग्लूकोज में। ठीक है दोस्तों, ग्लूकोज का मैंने इजी वर्जन लिखा है शुगर। ठीक है दोस्तों, अब जो फूड है वो यहां से च्यू करने के बाद आपको एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम सारे के सारे ह्यूमन शो करते हैं, तो हमें पता है कि जब हम फूड च्यू करते हैं तो फूड की एक बॉल टाइप बन जाती है। और वो जो बॉल है वो एक फूड पाइप के थ्रू, हमारी जो पाइप होती है, एक रास्ता होता है, एक टनल टाइप होता है, इसको बोलते हैं हम ऑसोफेगस या फूड पाइप, उसके थ्रू स्टमक पे जाता है, हमारे पेट तक पहुंच जाता है और फर्दर डाइजेशन के लिए। वो जो फूड की जो बॉल बनती है ना दोस्तों, उसको हम बोलते हैं बोलस। ठीक है दोस्तों, अब जब वो बॉल नीचे आ रही होती है, हमारी बॉडी में एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसको मैं यहां पर नाम लिखा हूं, जिसको हम बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। फूड की जो डाउन मूवमेंट होती है, जब फूड नीचे जाता है, उसको बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। कुदरत ने हमें बनाया ही ऐसे है, नेचर ने हमें डिजाइन ही इस तरीके से किया है कि मान लो अगर हम खाना खा रहे हैं तो फूड तो नीचे जा ही रहा है स्टमक तक, फूड पाइप से होके। लेकिन मान लो अगर आप किसी पेड़ से उल्टे लटक कर कोई खाना खाते हो या कुछ चीज च्यू करते हो, तब भी उल्टे लटकने के बावजूद वो बॉल जो है, वो जो फूड है, वो आपके स्टमक तक ही पहुंचेगा, जबकि आप उल्टे लटके हो। फॉर एग्जाम्पल, मान लो ये मेरी बॉडी सीधी है, कि सीधी बॉडी है मेरी, तो जब मैं फूड च्यू करता हूँ, मेरे फूड पाइप से ये मेरे स्टमक तक पहुंच जाएगी जो फूड है। लेकिन अगर मान लो मैं किसी पेड़ से उल्टा लटका हूं, तो उल्टा लटकने के बाद जो है माउथ नीचे होगा, मतलब मान लो मैं अपनी बॉडी को उल्टी करता हूँ, ये मेरा माउथ नीचे होगा, स्टमक मेरा ऊपर होगा। इसमें क्या होगा कि जो हमारी बॉडी में मूवमेंट ही इस तरीके की डिजाइन है कि फूड जो है खुद ही ट्रेवल होके, ट्रांसफर होके इस टनल के थ्रू, इस ओसोफेगस के थ्रू, फूड पाइप के थ्रू खुद ही स्टमक तक पहुंच जाता है। इस तरीके की मूवमेंट को हम बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट दोस्तों। तो ये जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है, इससे जो फूड है वो यहां पहुंच जाता है स्टमक में फर्दर डाइजेशन के लिए। अब डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत सारे एंजाइम्स का जिक्र होने वाला है, और सारे एंजाइम मैंने बॉक्सेस में डाले हुए हैं। एक चीज, एक ध्यान बता देता हूं मैं आपको एक बात, कि सारे के सारे जितने भी एंजाइम्स यूज होने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में, वो सारे के सारे मैंने बॉक्सेस में डाले हुए हैं। बॉक्सेस में अलग करके रखा है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर कौन सा एंजाइम है, कौन सा नहीं। ठीक है दोस्तों, तो स्टमक में जब फूड आता है तो HCl केमिकल होता है हमारे स्टमक में, जो क्या करता है, फूड अगर थोड़ा सा भी, मतलब जिसके अंदर अगर फूड, मतलब मान लो हमने कोई ऐसा फूड खाया जिसके अंदर हो सकता है कोई थोड़ी सी भी, मतलब थोड़ी सी भी खराबी हो या थोड़ी सी भी इन्फेक्शन हो या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, तो वो अपने आप HCl जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देता है, ताकि फूड जो है नेक्स्ट प्रोसीजर के लिए अवेलेबल हो जाए। अभी HCl जो है हमारी बॉडी में, इसकी परसेंटेज है 0.3% हमारे स्टमक में, और ये 0.3% के हिसाब से ही जो हमारी बॉडी का म्यूकस है वो बनता है। अब ये म्यूकस का क्या है, स्टमक में क्या होता है दोस्तों, HCl जब काम करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करता है, उसके बाद क्योंकि HCl तो प्रोड्यूस हो गया, अब HCl अगर रुकेगा नहीं तो आप बोलो, क्योंकि आपको पता है कि ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये बहुत खतरनाक होता है, ये हमारी स्टमक की वॉल्स को कोरोड कर सकता है। कोरोड मतलब कि खा सकता है, जला सकता है, जिसकी वजह से हमें एसिडिटी फील हो सकती है। तो इसको कम करने के लिए, इस इफेक्ट को कम करने के लिए म्यूकस करके एक एंजाइम टाइप होता है, जो हमारे स्टमक में अवेलेबल होता है और हमारे स्टमक की वॉल्स में होता है। अभी देखोगे मैंने दिखा है म्यूकस लाइनिंग, मतलब ये स्टमक की जो इंटरनल वॉल्स है ना, यहाँ पर म्यूकस की लाइनिंग है, जिसकी वजह से स्टमक की वॉल्स है वो कोरोड होने से बचती हैं दोस्तों। तो ये जो म्यूकस है ये HCl के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करता है यहाँ पे। और तीसरा एक एसेंशियल एंजाइम है यहाँ पे, जिसका नाम है पेप्सिन। पेप्सिन का काम है कि जो भी फूड में प्रोटीन होगा उसको अमीनो एसिड में तोड़ना। सही सुना आपने, जो भी फूड में प्रोटीन होगा उसको किस में तोड़ना? अमीनो एसिड में। अब
जब स्टमक में फूड आता है, इसको जो मीडियम चाहिए होता है, डाइजेशन के लिए, वो चाहिए होता है एसिडिक। याद रखना, स्टमक में जो मीडियम चाहिए होता है वो चाहिए होता है एसिडिक। अब स्टमक से होते हुए जो फूड है वो नेक्स्ट स्टेप जाता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन की फितरत ही ऐसी है कि स्मॉल इंटेस्टाइन बोलता है कि भाई साहब मुझे एसिडिक फूड नहीं चलेगा, मुझे जो फूड चाहिए डाइजेशन के लिए वो चाहिए बेसिक एल्कलाइन। तो एल्कलाइन मीडियम एसिडिक से एल्कलाइन फूड कैसे कन्वर्ट होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन का एक पार्ट है जिसका नाम है ड्यूडेनम दोस्तों। तो ड्यूडेनम क्या करता है? ड्यूडेनम में एक एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं बाइल जूस। ये बाइल जूस जो है हमारे लिवर में प्रोड्यूस होता है। ये लिवर बनाया मैंने, हमारे लिवर में बाइल जूस प्रोड्यूस होता है और प्रोड्यूस होने के बाद आगे यूज होने के लिए स्टोर हो जाता है गॉल ब्लैडर में। इसलिए हम कभी कभी आप 1 नंबर का सवाल, 1 मार्क्स का सवाल आपको आ सकता है कि इन विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम बाइल जूस इज स्टोर्ड एंड बाइल जूस इज प्रोड्यूस। प्रोड्यूस वाला जो पार्ट है वो लिवर है जहां पर बाइल जूस बनता है, और स्टोरेज के लिए गॉल ब्लैडर होता है। यहाँ पे गॉल ब्लैडर जिसको बोलते हैं हम। तो ये जो बाइल जूस है ये क्या करता है? इस फूड के साथ मिलता है, जो फूड आया यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन में, यहाँ से इस वे में जो स्मॉल इंटेस्टाइन में आया, इस फूड को क्या कर देता है? बेसिक और एल्कलाइन मीडियम कर देता है, एल्कलाइन मीडियम बना देता है फूड के लिए। अब जो फूड है उसके अंदर जितना भी फैट होगा, बाइल जूस क्या करता है? इस फैट के मॉलिक्यूल को भी फैटी एसिड्स में तोड़ता है आस्ता आस्ता। मतलब अगर मैं आपको समझा दूं यहाँ पे इजी लैंग्वेज में, बड़ा फैट का मॉलिक्यूल को तोड़ के छोटे छोटे फैट के पैचेस में कन्वर्ट कर देता है। और इस प्रोसेस को जिसमें फैट जो है फैटी एसिड्स में टूटा, इसको हम बोलते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। ठीक है दोस्तों, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स क्या हो गया दोस्तों? द ब्रोक डाउन ऑफ फैट्स इनटू फैटी एसिड्स बाय द एक्शन ऑफ बाइल जूस इज नोन एज इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। ठीक है दोस्तों, अब फैट्स के टूटने के बाद वो उस फूड से तो फैट का मॉलिक्यूल टूट गया। अब नेक्स्ट स्टेप के लिए ये जो फूड का जो पार्ट है ये जाता है ड्यूडेनम के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम पार्ट में। इलियम पार्ट में भी पेनक्रियास से 2 जूसेस आते हैं जिसको हम कंबाइनली कहते हैं पेनक्रियाटिक जूसेस। ये वाला पेनक्रियास मैंने आपको यहाँ बनाया हुआ है। पेनक्रियास में कंबाइनली 2 एंजाइम होते हैं जिसको हम इन दोनों को कंबाइनली कहते हैं पेनक्रियाटिक जूसेस, ट्रिप्सिन और लाइपेस। ट्रिप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को तोड़ता है अमीनो एसिड्स में, और लाइपेस जो है फूड का जो फैटी एसिड्स है उसको फर्दर, फूड का जो फैट्स है उसको फर्दर फैटी एसिड्स में तोड़ता है दोस्तों। ठीक है, और इसके बाद जो स्मॉल इंटेस्टाइन का थर्ड पार्ट है जेजुनम। 3 पार्ट अभी तक मैं बता रहा हूं, ड्यूडेनम, इलियम और जेजुनम। ड्यूडेनम में क्या हुआ? बाइल जूस टूटा, बाइल जूस के एक्शन से फैट टूटा। इलियम में क्या हुआ? प्रोटीन टूटा अमीनो एसिड में, और लाइपेस, इलियम में ट्रिप्सिन की हेल्प से प्रोटीन टूटा अमीनो एसिड में, और लाइपेस की हेल्प से फैट टूटा फैटी एसिड्स में। और जेजुनम क्या करता है? फर्दर जो बची कुची डाइजेशन होती है फूड की वो करता है, उसको करने में हेल्प करता है। अब इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन की डाइजेशन यहाँ पर खत्म होती है। अब उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन का एक और थोड़ा सा असेंशियल हिस्सा जिसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन, उसको मैं इस लेक्चर को समअप करने के बाद थोड़ा सा आपको बता दूंगा। अब फर्दर डाइजेशन के लिए लार्ज इंटेस्टाइन से फूड, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उससे फूड जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन में ट्रांसफर होता है। अब लार्ज इंटेस्टाइन में जो फूड है वो आप देख रहे होंगे यहाँ पर बहुत मतलब पतली सी थिन वॉल थी, और लार्ज इंटेस्टाइन की जो वॉल है काफी बड़ी हो गई। अब लार्ज इंटेस्टाइन में जब फूड आता है उसमें डाइजेशन ऑफ फूड होता है, फर्दर थोड़ा सा फूड फिर से डाइजेस्ट होता है, जो भी मतलब फूड से जो भी हमें न्यूट्रिएंट्स चाहिए एसेंशियल वो बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। और फिर उसके बाद यहां से जो फूड है वो पहुंचता है रेक्टम वाले हिस्से में। ये लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, इसी हिस्से का नाम है रेक्टम। और लार्ज इंटेस्टाइन के स्टार्टिंग में एक पार्ट है उसका नाम है अपेंडिक्स, और एंड वाले हिस्से में जो पार्ट है उसका नाम है रेक्टम, और उसका फर्दर पार्ट है एनस। ठीक है दोस्तों, अब अपेंडिक्स में आपको बताता हूँ, फिर आपको रेक्टम का फंक्शन बता दूंगा। अपेंडिक्स क्या करता है? अपेंडिक्स हमारे दोस्तों जो है एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। वेस्टिजियल ऑर्गन में आपको बता देता हूँ क्या होता है। वेस्टिजियल ऑर्गन एक ऐसा ऑर्गन होता है जिसका हमारी बॉडी में कोई भी फंक्शन फिलहाल तो नहीं है, लेकिन एवोल्यूशन से पहले हमारे एंसेस्टर्स को इसका काफी ज्यादा यूज होता था। हमारे एंसेस्टर्स में इस पार्ट का काफी ज्यादा यूज होता था। और अपेंडिक्स क्या करता था? पॉइजन जो जैसे हमारे पूर्वज जो है कभी कभी मतलब पहले पका हुआ खाना नहीं खाया जाता था, पहले मतलब मान लो घास फूस पे जिंदा थे या नॉर्मल कच्चा मीट खा जाते थे, तो उसमें अगर कोई भी पॉइजन होगा उसके इफेक्ट को कम करने का काम अपेंडिक्स का था। और अगर आप पूछोगे अभी कि सर अगर अपेंडिक्स मतलब मान लो अगर मैं अभी घास कच्चा खा लूं और अपेंडिक्स क्या सर अभी पॉइजन को रिड्यूस करेगा? मैं बोलूंगा नहीं, क्योंकि अपेंडिक्स जो है ये एवोल्यूशन के बाद अपेंडिक्स का फंक्शन जो है चेंज हो चुका है। इस सालों की एवोल्यूशन हुई है जिसके बाद अपेंडिक्स का फंक्शन जो है वो चेंज हो चुका है। अब हमारी बॉडी में अपेंडिक्स कोई भी काम नहीं करता है और कोई भी एंजाइम प्रोड्यूस नहीं करता है। और लार्ज इंटेस्टाइन के इस तरफ में रेक्टम पार्ट है जिसका सिर्फ और सिर्फ काम है कि जो फूड में एक्सेसिव पानी है, जो फूड में एक्सेसिव वाटर है, उस वाटर को एब्जॉर्ब करना और फूड को थोड़ा सा सख्त बना देना, थोड़ा सॉलिडिफाई कर देना और वाटर को एब्जॉर्ब करके वापस से बॉडी में भेज देना। और ये लास्ट पार्ट है एनस, जिसके थ्रू क्या होता है कि जो बॉडी का वेस्ट है वो बॉडी से बाहर एक्सक्रीट हो जाता है। ये पूरा का पूरा पार्ट था आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है
ह्यूमंस में। अब इसमें कुछ आपको मैं थोड़ी सी शॉर्ट ट्रिक्स मैंने यहाँ पर, शॉर्टकट्स मैंने यहाँ पर लिखे कि आपको कैसे पता चलेगा कौन सा पार्ट किसमें डाइजेस्ट हो रहा है। प्रोटीन्स जो है ना दोस्तों, वो हमेशा टूटेगा अमीनो एसिड्स में। आप देखोगे जहां जहां प्रोटीन लिखा है, प्रोटीन लिखा मैंने अमीनो एसिड्स में टूटा, ये प्रोटीन लिखा मैंने अमीनो एसिड्स में टूटा। प्रोटीन्स हमेशा अमीनो एसिड्स में टूटेगा दोस्तों। फैट्स हमेशा फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में टूटेगा। फैट्स जहां कहीं भी फैट्स होगा वो फैटी एसिड्स में टूटेगा और ग्लिसरॉल में टूटेगा। जहां कहीं भी फैट्स की डाइजेशन करी है मैंने, फैट्स हमेशा फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में। इसका आगे ग्लिसरॉल भी है जो मैंने लिखा नहीं है क्योंकि स्पेस की कमी है, पर फैटी एसिड्स के साथ साथ ग्लिसरॉल भी यहाँ पर बन रहा है दोस्तों। और कार्बोहाइड्रेट्स हमेशा टूट के स्मॉलर वर्जन ऑफ ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा। मतलब जो भी कार्बोहाइड्रेट हम खाएंगे, जो भी स्टार्च हम च्यू करेंगे, जो भी खाएंगे, वो फर्दर डाइजेशन के बाद ग्लूकोज में कन्वर्ट होने वाला है दोस्तों। और ये आपका सारा का सारा लेक्चर है डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स पे। थोड़ा सा मैं आपको बताने वाला था कि एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन क्या होता है, मैं थोड़ा सा इसको मिटा दूंगा। मैं इसको भी मिटाने वाला हूं दोस्तों। अब होता क्या दोस्तों कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, वो कुछ उसकी वॉल्स कुछ ऐसी होती है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ है, अगर आपसे कोई पूछेगा आप बोल सकते हो हाँ ये 6 मीटर्स की लंबाई होती है उसकी, और जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसकी लंबाई होती है 1.5 मीटर्स। स्मॉल इंटेस्टाइन है लंबा है लेकिन थिकनेस कम है, इसलिए नाम इसका स्मॉल इंटेस्टाइन है। लार्ज इंटेस्टाइन छोटा है लेकिन थिकनेस ज्यादा है, इसलिए इसका नाम लार्ज इंटेस्टाइन पड़ा। और स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स कुछ ऐसी होती है। अब आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे, फिंगर टाइप मैंने बनाए हैं। इन स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं फ्रेंड्स विलाय। अब विलाय क्या करता है, जब कभी भी फूड आता है एब्जॉर्प्शन के लिए, क्योंकि फूड टूटेगा एनर्जी के लिए, एनर्जी एब्जॉर्ब भी होनी चाहिए, तो ये विलाय क्या करती है, सरफेस एरिया ये अपने आप को एक्सटेंड कर देती है। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ कि ये विलाई है, ये विलाई है, तो ये विलाई क्या करेगा, खुल जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा। तो ये खुलने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा आपको। अब देखो कितनी स्पेस में फर्क है, इसके खुलने से ही स्पेस बहुत ज्यादा इंक्रीज होगी, जिसकी वजह से फूड बहुत ज्यादा आएगा और बहुत ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्प्शन के चांसेस है। और ये विलाई जो है एक और काम करता है, ये एनर्जी को जो भी फूड से निकलेगी उसको एब्जॉर्ब करके ब्लड में पहुंचा देता है, ब्लड स्ट्रीम में। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। इस प्रोसेस को हम सिर्फ और सिर्फ बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। ठीक है दोस्तों। अभी एब्जॉर्प्शन के बाद अब मान लो हम एनर्जी हमारे में आ गई, वो एनर्जी यूज भी होनी है। फॉर एग्जाम्पल मान लो मुझे कट लग गया, यहाँ पर मुझे वाउंड आ गया, तो आपको पता होगा घर वाले क्या करते हैं, बोलते हैं हल्दी वाला दूध पी लो। क्यों? क्योंकि हल्दी वाला दूध पीने के बाद जब वो हल्दी का डाइजेशन होगा तो उसमें से जो भी कोई भी इंग्रेडिएंट निकलेगा, जो भी एसेंशियल एनर्जी निकलेगी, वो उसके बाद उस वाउंड में जाके यूज होने वाली होगी। वो एनर्जी जो है वाउंड में जाके यूज होने वाली होगी, जिसकी वजह से घाव जो है जल्दी से भरे। अब इस प्रोसेस को, जिसमें एनर्जी जो है यूटिलाइज हो रही है हमारी बॉडी में, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एसिमिलेशन दोस्तों। एसिमिलेशन, ये स्पेलिंग मैंने लिख दी है। एनर्जी एब्जॉर्ब होने के प्रोसेस को एब्जॉर्प्शन, यूज होने के प्रोसेस को एसिमिलेशन, और बॉडी से जो भी वेस्ट बाहर जाएगा उसको हम बोलते हैं फ्रेंड्स एजेशन। उसको बोलते हैं एजेशन या एक्सक्रीशन। ठीक है दोस्तों। तो ये आपका पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम रहा, थोड़ा सा इजी लैंग्वेज में। कोशिश करिएगा इसको एक और बार रिकैप करके देखिएगा स्टार्टिंग से, कि कहाँ पर कौन से एंजाइम लग रहे हैं और कैसे डाइजेशन ऑफ फूड हो रहा है। और अगर आपको कोई भी तब भी डाउट्स रह जाए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के जरूर बता सकते हैं। और लाइक जरूर करिएगा वीडियो को, क्योंकि आप वीडियो लाइक करोगे तो मुझे पता लगता है कि मैं आपको हेल्प कर पा रहा हूँ कि नहीं। थैंक यू सो मच दोस्तों। तब तक आप इसको एक बार रिव्यू कर लीजिए, एक बार देख लीजिए और अपना ध्यान रखिए। टेक केयर। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ दोस्तों।